हाँ तो मित्रों, आज का मुद्दा है कि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के नाम पे पिचकारी लेके मत घूमो। 7 मिनिमम बेसिक एटिकेट्स का पालन करो। मतलब आप समझिए, मैं कंटेंट की बात तो कर ही नहीं रहा कि आप इटालियन पास्ता बना रहे हैं, रशियन सलाद बना रहे हैं, हिस्ट्री का जवाब लिख रहे हो कि इकोनॉमी का जवाब लिख रहे हो। लेकिन उसको आप जो प्रेजेंट कर रहे हो उसकी 7 बेसिक एटिकेट्स आज हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला, इजिप्शियन भाषा में मत लिखो। जो भी भारतीय भाषा में आप देने वाले हो या इंग्लिश में लिखने वाले उसमें लिखो। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करके आप ये जवाब पढ़िए 4 3 2 1। तो भाई यहाँ पर ये इजिप्शियन भाषा में क्या लिखा है। अब कुछ लोग कहेंगे देखो बाजू में वो इवेल्युएट तो किया ना, तो मेरा जो भी कोचिंग क्लास के ये सर हैं, मेंटोर है, उन्होंने तो चेक करके दिया है, तो ये बराबर है मेरी हैंड राइटिंग। भाई आप समझिए, उनको तो सैलरी मिलती है तो वो तो बेचारा करेगा। जो यूपीएससी का प्रोफेसर है उसको ऐसी कोई गरज नहीं है, तो वो ऊपर ऊपर से देख के एवरेज मार्क दे के निकल जाएगा। और आजकल यूपीएससी के अंदर मेंस में मार्क्स की रेंज ऐसी होती है कि हर पेपर में 2-5 मार्क आपके कम हो गए तो या तो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा या उसके बाद आपको मनचाही सर्विस नहीं मिलेगी। तो मेहरबानी करिए, थोड़ी अपनी हैंड राइटिंग सामने वाले को समझ आ जाए, इसकी कोशिश करिए। तो ये हुआ अपना पहला शिष्टाचार कि सामने वाला पढ़ सके ऐसी हैंड राइटिंग में लिखो। सेकंड, अभी सेकंड मेंस एटिकेट है, पिचकारी लेके मत घूमो। मतलब कि ठोकम ठोक कुछ भी कीवर्ड्स कहीं पर भी आप छिटक देते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्रश्न मैंने पूछा था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमी। अब उसका आप ये जवाब पढ़िए। भाई ने सिर्फ कीवर्ड्स ही पिचकारी की तरह छिड़के हैं कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, एक मनी सप्लाई, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज। मतलब इसमें वो प्रोफेसर समझे क्या? पूरा लिखो ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या कि इन्फ्लेशन कंट्रोल इन 2 to 6% रेंज सीपीआई, या आरबीआई हैज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन दिस रेंज। बस ऐसे आपने एक शब्द लिख दिया इन्फ्लेशन। अब वो यूपीएससी इवेल्युएटर को सपना आ जाना चाहिए कि आप वो समझा रहे हैं कि आरबीआई इकोनॉमी में वो काम कैसे करती है। तो ये सब लिखने का जब मेरे पास टाइम नहीं है, तुम पे मैं एहसान कर रहा हूं, तुम मुझे पास कर दो, ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है तो कोई आपको पास नहीं करने वाला। फिर उसी में आगे आरबीआई के फंक्शन भाई लिखते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप 2022, पीएनबी क्राइसिस, डीएचएफएल इशू। पर क्या वो ये आपकी रिवीजन नोट है या आप इवेल्युएटर को बता रहे हैं कि आरबीआई का क्या काम था या क्या उसकी खामियां थी? असल में तकलीफ ये है कि कुछ बाबूशों ने ये एसआरके की ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग कि पूरी कायनात की जिम्मेदारी है मुझे आईएएस बनाने की, उसको सीरियसली ले लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि जो यूपीएससी इवेल्युएटर है उसको आपके अलावा और 13,999 कॉपी भी चेक करनी है। तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आपको दूसरों से ज्यादा मार्क दे, जब तक आप दूसरों से ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, थ्रोइंग कीवर्ड्स, पिचकारी लेके बस घूम रहे हैं। ये कुछ प्रश्न था, इंश्योरेंस के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, और बस उन्होंने पूरी लिस्ट लिख दी है। ईपीएफओ, एनपीएस, अटल पेंशन, श्रमयोगी मानधन, वय वंदना, फला ढिमका। भाई कुछ पूरा लिस्ट देने का नहीं पूछा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये योजना गरीबों को कैसे मदद करती है, इसके फीचर्स क्या है। सिंपली थ्रोइंग कीवर्ड्स तो पिचकारी छिड़केंगे आप तो आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। अब ऐसे ही कुछ रैंडम कीवर्ड्स में देखता हूं कहीं पर भी ठोकम ठोक डाल देते हैं, सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी, जबकि दोनों ही चीजें एकदम अलग है। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या कि वर्कर को जो इंश्योरेंस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट ये सब दिया जाए, वो अलग चीज है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या होता है, एससी एसटी को रिजर्वेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब बातें उसमें आती हैं। तो अब आप सोचिए, अगर विजय माल्या बिना लोन चुकाए भाग गया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन का प्रश्न है, तो उसके साथ जुड़े कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, सरफाइसी एक्ट है, आईबीसी एक्ट है, वो लिखने हैं, या इररेलेवेंट आप कीवर्ड उसमें ठोकेंगे कि सोशल जस्टिस है, सोशल सिक्योरिटी है। तो ऐसा ही इधर भाई ने लिखा है आईबीसी कोड में, तो सोशल जस्टिस तो भाई एनपीए का और उसका कोई ये जबरदस्ती का आप कहाँ फिट कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा एटिकेट कि ठोकम ठोक पिचकारी लेके कहीं पर भी कीवर्ड मत छिड़को। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। तीसरी बात है मेंस एटिकेट में कि कंक्लूजन के नाम पे एक समान रबर स्टैम्प कंक्लूजन हर जगह मत लिखते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 से 20 सवाल आपको पूछे हैं जीएस मेंस पेपर में, जिसके अंदर मान लीजिए 5 सवाल इकोनॉमी के, 5 हिस्ट्री के कुछ, तो रोटेशन होना चाहिए। हर जगह एक ही कीवर्ड कंक्लूजन में यूज मत करो कि इनको क्या लगता है पॉलिटी का कोई भी प्रश्न है तो कंक्लूजन उनका एक ही होता है, डीपीएसपी। फिर उसी तरह इकोनॉमी में एसडीजी 2047, विकसित भारत, कोलैबोरेटिव अप्रोच, मिडल पाथ। तो उसको लगता है आपकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग है नहीं, आप बस कोचिंग वाले का रट के आए हैं, और उसमें भी बेयर मिनिमम एफर्ट आपने डाला है उसकी भी नोट्स रटने में। एक और चीज, जब आप ऐसे वर्ड्स थ्रो करते हैं डीपीएसपी, एसडीजी कुछ, आइडियली जो एटिकेट है कि आपने पहले उसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनटू ब्रैकेट एसडीजी। फिर दोबारा, तीसरी, चौथी बार जब आप उसी जवाब में उसको लिख रहे हैं तब आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए, आप जो जवाब लिख रहे हैं, मान लो इकोनॉमी का, जरूरी नहीं कि इकोनॉमी का प्रोफेसर उसे चेक कर रहा है, वो केमिस्ट्री का भी प्रोफेसर हो सकता है। तो सबको समझ आ जाए ऐसी भाषा होनी चाहिए।
तो ये जो भी डीपीएसपी, एफआरबीएम, एनएफटी, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो पहले आप उसको पूरा लिखिए। अब जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये कोरोना के बाद की जो जनरेशन है स्टूडेंट की, पता नहीं उनको इतनी क्या इनसिक्योरिटी और डर है, वो ऐसे खौफ में आ जाते हैं कि मतलब मुझे अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो मुझे फेल कर देगा। ऐसा भी नहीं है भाई। जब तक और जहां तक आपको पता है तो पहले फुल फॉर्म लिखो, फिर ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म लिखो। ऐसा जबरदस्ती मैं भी आपको कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा कि तुमको फेल कर देंगे। पिस्तौल दिखा दिखा के डरा के मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं आपको बेसिक एटिकेट सिखा रहा हूँ। तो ये तीसरी एटिकेट हुई, रबर स्टैम्प कंक्लूजन मत करो, थोड़ी वैरायटी लाओ। और चौथी हुई कि आप शॉर्ट फॉर्म से पहले फुल फॉर्म लिखो। पांचवी एटिकेट है कि जो प्रोफेसर को आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक फॉर्मल आंसर होना चाहिए, खुद की रिवीजन नोट उसको नहीं दिखानी है। अब जैसे यहाँ पर आप ये देखिए तीसरी चौथी लाइन में क्या लिखा है, एक्सटर्नल डेट डबल एरो। मतलब इसका क्या मतलब है, आप पूरा प्रॉपर इंग्लिश में लिखो ना कि एक्सटर्नल डेट कुड इंक्रीज या इट शुड नॉट इंक्रीज। वो प्रोफेसर की जिम्मेदारी थोड़ी है डिकोड करना। अब यहाँ पर भी आप देखें नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर क्या है, रेलवे, पोस्टल, टिकट सेल डाउन एरो, पोस्टल कोरोना डाउन एरो, ईमेल कॉमा एसएमएस कॉमा सोशल मीडिया। मतलब क्या समझे उससे आदमी। तो अपनी रिवीजन नोट आपको उसको नहीं दिखानी, आपको उसको रिवीजन नोट में जो सीखा था, याद रखा था, उसको प्रेजेंट करना है प्रॉपर इंग्लिश में। एटलीस्ट पूरा सेंटेंस नहीं लिख सको तो पूरा फ्रेज तो लिखो कि टिकट्स सेल्स हैव बीन डाउन आफ्टर कोरोना व्हाटएवर। उसी तरह यहाँ पर भी ये सब सीबीडीसी लास्ट लाइन में देखिए, डिजिटल इंक्रीज अब क्या है एंड इंक्रीज दिस दैट। तो क्या समझा। तो ये हुई आपकी पांचवी एटिकेट की रिवीजन नोट नहीं लिखनी है, प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है या प्रॉपर हिंदी में लिखना जो भी। अभी छठी एटिकेट है कि जबरदस्ती के माइंड मैप मत बनाओ। अब ये क्या खिचड़ी करे, मतलब इसको क्या पढ़े आदमी। ये आपकी रिवीजन नोट है, ये माइंड मैप उसमें से जबरदस्ती आपने इधर चिपकाया है। ये दूसरा, अब ये क्या माइंड मैप या चार्ट बनाने की कोशिश है। माइंड मैप कैसा दिखता है, तो ऐसा कुछ ढंग का दिखना चाहिए कि ये कोई चीज़ है, थोड़ा स्पेसिंग देकर कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं और वो भी छोटे छोटे फ्रेजेज हैं, ढंग के एरो या बॉक्स बनाए गए हैं, वो बराबर माइंड मैप है। अब यहाँ पर देखिए ये भाई ने पूरे पूरे सेंटेंस लिख दिए माइंड मैप के नाम पे। तो उससे अच्छा आप हेडिंग ही ऊपर एक लिखते और नीचे प्रॉपर जो लाइन बाय लाइन लिखा जाता है ऐसे लिखते। अब ये ऐसा विचित्र हो गया कि वो प्रोफेसर को पढ़ने में तकलीफ हो, दिक्कत आए। उसको जितनी दिक्कत आएगी तो आपको मार्क्स वो एवरेज देगा। अब ये वाला देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक लैंडिंग टू, फिर कुछ एरो 75, फिर कुछ स्कैम, इधर आधा इधर जा रहा है इधर। तो ये माइंड मैप है, रिवीजन नोट है, बुलेट पॉइंट है, क्या है आपका। फिर मैं देखता हूँ कई लोग क्या करते हैं कि जो हेडिंग लिखना चाहिए वो साइड में लिख देते हैं और 3-4 एरो इधर इधर बना देते हैं। उसकी क्या जरूरत है भाई। इधर भी आप देखिए, बेनिफिट्स ऑफ सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो साइड में हेडिंग लिख दिया, अभी 3-4 एरो इधर उधर मार दिया आपने। तो सिंपली ऊपर ही एक हेडिंग लिखो बेनिफिट्स और उसके नीचे 4 सिंपल लाइन लिख दो। क्या, क्यों आप खुद को और प्रोफेसर को परेशान कर रहे हैं। ये सब कब होता है कि आप रॉयल एंट्री टॉपर्स की बातें ज़्यादा सुन लेते हैं, जो कि ये कहते हैं कि देखो मैं तो माँ के पेट से ही सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ के आई थी और पैदा होने के डे 1 से मैं तो आंसर राइटिंग करती थी और मैं तो हर जवाब में डायग्राम बनाती थी। इन सब लोगों को मेरा ये प्रश्न है कि सर या मैडम, सूरज पूर्व दिशा से उगता है ऐसा मैं लिखूं अगर जवाब में, तो उसका भी माइंड मैप बनाना जरूरी है क्या। या मैं ये लिखूं नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, तो उसका भी फोटो या चार्ट बना के दिखाना जरूरी है क्या। तो मतलब टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कोई भी जो सलाह दे रहा है उसे अपनी सेंसिबिलिटी के बैरोमीटर पे, लिटमस टेस्ट पे आप अप्लाई करें। मैं भी जो सलाह दे रहा हूं उसको भी आप अप्लाई करें। ये कहाँ तक वाजिब बात है। तो ये हुआ छठा एटिकेट की जबरदस्ती के माइंड मैप मत बनाओ। अभी सातवां एटिकेट ये है कि जो आप जवाब लिख रहे हैं वो मोनोलिथ मतलब एकाश्म नहीं होना चाहिए, एक पत्थर में से सिंगल ब्लॉक, वो उसके रीडेबल ब्लॉक्स होने चाहिए। समझाता हूँ, आप इधर देखो, ये क्या पूरा मतलब छाप दिया है एकदम, बीच में ना कोई स्पेसिंग है ना कोई हेडिंग है। ये क्या प्रवचन है कैसे कोई पढ़ सकता है इसे। और ऐसा आदमी जिसको और 13,000 कॉपी चेक करनी है, तो डंग के आप बुलेट्स बनाओ या हेडिंग बनाओ, थोड़ी स्पेसिंग दो अलग अलग, जो आपके आइडियाज चेंज हो रहे हैं, तो उसको पढ़ने में समझने में आसानी रहे, कम टाइम में वो आपके पूरे जवाब को प्रोसेस कर पाए। तो ये हुई 7वीं एटिकेट फॉर मेंस आंसर राइटिंग। अब मित्रों इसके अलावा जब आप मेंस की कॉपी मॉक टेस्ट में अपलोड करते हैं तो उसकी भी 2-3 एटिकेट मैं आपको बताता हूं। मतलब ये अब मैं एग्जाम वाली बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी बात करो, आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया है जहां पर आप आंसर कॉपी चेक कराने के लिए आजकल सब पीडीएफ में एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके अपलोडिंग के 2-3 एटिकेट आप कृपया उसका पालन करें। सबसे पहला कि जो आप जवाब घर पे प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं कोचिंग के टीचर्स को दिखाने के लिए, उसको कोरे कागज पे लिखो, ऐसे लाइन वाले कागज पे नहीं। क्योंकि आप लाइन वाले कागज में लिखेंगे तो आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल जाना चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस कभी होगी नहीं। क्योंकि रियल एग्जाम में जो आपको आंसर कॉपी दी जाती है उसमें लाइंस नहीं होती, कोरा कागज होता है। तो दिस इज फर्स्ट एटिकेट।
घर पे जब भी आप प्रैक्टिस करें। दूसरा, जब आप किसी को सामने चेकिंग के लिए अपलोड कर रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा लाइट के अंदर वो सुकून से पढ़ सके ऐसा फोटो खींचो। अब ये फोटो इतना डार्क है, उसमें कहाँ वो आपको पढ़ के फीडबैक देगा। फिर लोग क्या सोचते हैं, हमने तो फी दी है ना, तो ये तो चेक करके देंगे हमको। पर वो जो भी मेंटर है, इवेल्युएटर है, उसको पढ़ने में दिक्कत होगी तो वो ज़्यादा ठीक से नहीं पढ़ेगा। वो आपको एवरेज इधर उधर की सिंपल फीडबैक दे के वो भी आगे निकल जाएगा, तो उसमें आपका कोई भला नहीं हो रहा है। तीसरा, जब भी पेज का फोटो लिया जाता है तो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए ना, ऐसा 90 डिग्री पे। अब ये ऐसा तिरछा फोटो लेंगे तो जो एकदम कॉर्नर में शब्द हैं वो सब मोबाइल कैमरा के फोकस में नहीं आएंगे, तो वो इवेल्युएटर पढ़ नहीं पाएगा। फिर वो जो भी मेंटर है वो आपको इधर उधर की सिंपल फीडबैक देके आगे चला जाएगा, तो उसमें आपका कोई कल्याण नहीं है कि आपको कहाँ पर असल में आंसर राइटिंग में इंप्रूव करना था। और आप एक चीज़ और समझिए कि जब आप फोटो खींच के पीडीएफ बना के ऐसे कोचिंग क्लास के मेंटर्स या टीचर्स को दे रहे हैं, तो वैसे भी उसकी इमेज क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड हो जानी है। तो उसमें फिर आप बहुत छोटा-छोटा ये सब लिखा है और ऐसे 25 दिशा में जाने वाले माइंड मैप बनाए हैं, तो पढ़ने में और दिक्कत होती है। जैसे कि ये वाला सब देखो, यहाँ पर क्या समझे और क्या पढ़े आदमी। फिर भी आप देखिए जो भी मेंटर या इवैल्यूएटर था उसने सब ढंग से चेक करके फीडबैक दिया। शायद ये भाई ने जितना जवाब में लिखा नहीं है उससे ज़्यादा लाल पेन से उसको फीडबैक दी है। क्योंकि अनअकैडमी के अंदर ये जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन प्रोसेस है, लेवल 1 पर उसके जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चेक करते हैं, लेवल 2 पे मेंटर्स देखते हैं, लेवल 3 पे उसके ऊपर चीज़ें देखी जाती है डायरेक्टर द्वारा, और लास्ट में फिर मैं देखता हूँ। मैं जिनकी कॉपी देखता हूँ वो कौन-सी, मैं उनको ऐसे बोलता हूँ मेंटर्स को कि जिसके सबसे कम मार्क आए उसकी कॉपी मुझे दिखाओ, ताकि मुझे पता चले कि आजकल पब्लिक क्या कर रही है। दैट्स व्हाई यू शुड इन अनअकैडमी। देखिए अनअकैडमी में उन्होंने एक नया निश्चय बैच लॉन्च किया है कि उसमें आपको केवल मेंस सेंट्रिक तैयारी, सिर्फ मेंस सेंट्रिक तैयारी, 75 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, वीकली टेस्ट विथ इवैल्यूएशन, साथ में आपको अलग से मेंस के नोट 1 पेजर सब दिया जाएगा, केवल 9,999 में। अब समझिए वैसे तो अपना जो प्लस सब्सक्रिप्शन है जो नेटफ्लिक्स जैसा है, उसके अंदर ये प्रीलिम मेन सीसेट सब कुछ आ ही जाता है एट 19,999 विद द डिस्काउंट कोड mronal.org, तो उसमें ये चीज़ शामिल ही है। तो वैसे तो आपको ये फ्री में ही मिलता है निश्चय बैच, लेकिन मान लीजिए कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं और ज्वाइन किया था, तो अब वो पूरी फीस नहीं देना चाहते उनको कि प्रीलिम का तो हम पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ मेंस के लिए अपना इंप्रूवमेंट करना है, तो ऐसे लोग जुड़ सकते हैं फॉर निश्चय बैच। अदरवाइज आप अगर ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो जो नॉर्मल अपना सब्सक्रिप्शन है 19,999 वाला, उसको आप ज्वाइन करें। अब ये जो ऑफ़र होगी उसकी कि मान लो आज लास्ट डेट है वगैरह, ये सब चलते रहता है। मेरी आपको हमेशा सलाह रही है कि ये एक रेंज बाउंड प्राइसिंग होती है, ऊपर-नीचे थोड़ा डिस्काउंट चलते रहता है। जितना जल्दी जुड़ेंगे, उतना जल्दी सिलेबस खत्म होगा, तो फिर आप ये रिवीजन, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग सब कर पाएँगे। मित्रों, ये जो मैं इस लेक्चर में आपको सब अलग-अलग जवाबों के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये असल में अनअकैडमी के विद्यार्थियों ने जो जवाब अपलोड किए होते हैं, उसमें से मेरी फीडबैक है। असल में ऐसा मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास लगभग 100 स्लाइड से ज़्यादा वो लिया है, पूरा फ्री में आप देख सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। मित्रों, यूपीएससी मेंस का नया सिलेबस 2013 में आया। तो 2013 से लेके 2025, 25 में सितंबर में मेंस एग्ज़ाम हुई थी। उसके सारे टॉपिक वाइज़ पेपर, निबंध, यूपीएससी मेंस पेपर 1, 2, 3, 4, ये सब कुछ हमने एक ही पीडीएफ में बनाया है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्काउंट कोड याद रहे mronal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.